हेलो, गुड इवनिंग। हमेशा की तरह फिर से दोबारा आए हैं। वही चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि देखो थोड़ा लेंथी चैप्टर है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सर कि सारे टर्म्स को क्लियर करना। तो हमारी ड्यूटी होती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन पहले क्या है वो समझाना, क्या क्या आइटम पे उसका प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लुएंस होगा, एक एक करके उसको एक्सप्लेन करना। जैसे लास्ट क्लास में बताए थे कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में, हालांकि बहुत से रीजन बताए थे क्या क्या ओकेजन हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट लॉस से चेंज होगा तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म बोलेंगे। या कोई पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर आई मीन टू से एडमिशन लेता है तो पार्टनरशिप में चेंज होता है। या फिर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसके एग्रीमेंट में चेंज होता है। जब कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो एग्रीमेंट में चेंज होता है। जब फर्म का अमेलगमेशंस होता है तो डीड में एग्रीमेंट में चेंज होता है। तो ये सब चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो 100 बात की एक बात, एनीवे किसी भी कारण से अगर पार्टनरशिप आपसी संबंध में कोई परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब रहा के क्या क्या इम्पैक्ट होगा, तो जैसे बोलते हैं ना, हम लोग इसे पर्सनली प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग कि दो व्यक्ति के बीच में रिलेशन है। अभी तक कुछ और रिलेशन था, अब फ्यूचर के लिए नया रिलेशन बन गया। तो फ्यूचर का मतलब हुआ है कि लुक फॉरवर्ड, आगे जो प्रॉफिट होगा हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट पहले से बचा हुआ है, जिसका हम लोग अभी तक ट्रीटमेंट नहीं किए थे, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, उसको बोलते हैं हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जितना भी तरह का अविभाज्य लाभ है, आई मीन टू से अनडिस्ट्रीब्यूटेड, या अदर लैंग्वेज में बोलते हैं उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो अभी तक फर्म के पास है और फर्म के पास संचित के रूप में है, यानी वो फंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में है, जो रखा गया था कि फ्यूचर में क्या करेंगे, बांटेंगे। लेकिन आज के टाइम में अब रिलेशन चेंज हो रहा है। जैसे किसको किसको बोलेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जैसे लिखा है यहाँ पर कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेटेड। जैसे लिखा है ना बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। होता क्या एक्चुअली कि जितना फर्म को प्रॉफिट हुआ, पहले ट्रेडिंग बनता है, उससे जीपी निकलता है, या उसके बाद पीएल बनाते हैं, नेट प्रॉफिट निकलता है। उस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में। वहाँ बहुत सारा एग्रीमेंट का वर्क होता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है। अब रहा बात कि कुछ प्रॉफिट लोग बांटा ही नहीं है, रिजर्व में रखा है। तो जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो अभी तक बांटा नहीं गया है, वो बैलेंस शीट में रिटेन कर रहा है। तो वो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो बचा हुआ है, जिसका अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो आज जब रिलेशन चेंज हो रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है कि उसको बांट लेने में फायदा है, क्योंकि ऑलरेडी वो पास्ट का प्रॉफिट है, फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं है। नया रिलेशन जो बना है एग्रीमेंट, वो फ्यूचर के लिए है। लेकिन जो पास्ट का प्रॉफिट है या पास्ट का लॉस है, यू हैव टू एडजस्ट। आपको क्या करना होगा, उसको राइट ऑफ करना होगा, क्लोज करना होगा, या फिर कंडीशनल होगा कि क्लोज इट और नॉट क्लोज इट। तो पहले कौन कौन से फंड को हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे लिखा रहेगा, ये सारा याद रखना, वो क्रेडिट बैलेंस होता है अगर प्रॉफिट है तो, और लॉस होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। जैसे बैलेंस ऑफ पीएल लिखा हुआ है, यानी पहले का लाभ में वो हिस्सा जो अभी तक पार्टनर बांटा नहीं है, वो रोक के रखा था, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेटेड। फिर लिखा है बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, मल्टीपर्पज है। जनरल रिजर्व पीएल से ही बन निकलता है, जो बना के रखा है कि भविष्य में क्या करेंगे, बांटेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, रिलेशन चेंज हो गया, इसको भी लोग बांट लेगा। अब है बैलेंस ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। ये सब डिफरेंट रिजर्व है जो मल्टीपर्पज के लिए है और अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है, तो पार्टनर आपस में क्या करेगा, बांट लेगा। या फिर जो कुछ होता है स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व का मतलब ही हुआ किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो रिजर्व मेंटेन किया जाता है। अगर वो ऐसा ऑकरेंस होता है तो उसी फंड से उस लॉस को या उस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। जैसे मान लिखा है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी पीएल से ही बनता है। पार्टनरशिप फर्म जितना प्रॉफिट होता है उसमें से इमरजेंसी फंड बनाता है, भविष्य के लिए कुछ फंड बनाता है जिसका स्पेशल मकसद होता है। जैसे लिखा ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका मतलब है वर्कर मेरे यहाँ काम करता है और वर्किंग आवर में कुछ भी एक्सीडेंटल हो जाता है, तो वर्कमैन को जो लॉस्ट होगा, जो क्षति होगी, उसको जो कॉम्पनसेशन पे करेंगे, तो उस समय हमारे फर्म के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। तो उसके लिए पहले से फर्म प्रिपेयर्ड है और एक फंड बना के रखा है, इसका नाम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, ओके रिलेशन चेंज हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो आपको इंस्पेक्ट करना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा कि वास्तव में जितना रिजर्व है मेरे पास उतना क्लेम है या नहीं है, या क्लेम का इंफॉर्मेशन है या नहीं है, या क्लेम ज़्यादा है या कम है। ये सब काम आपको करके नक्की करना होगा, क्योंकि अब एक नया सिस्टम आने वाला है, एक नया रेशियो आने वाला है। जो अभी तक का
जैसे मान लो कहेंगे ना 1 अप्रैल 2006 है, तो 1 अप्रैल 2006 को डिसीजन लिया है कि आगे ऐसा करेंगे हम, तो आगे जो इस रेशियो में बांटेंगे तो फ्यूचर प्रॉफिट जो पहले का प्रॉफिट था उसको पहले के प्रॉफिट को हम लोग पुराने रेशियो में क्या करते हैं, एडजस्ट कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इस रिजर्व में रिजर्व अंतर क्या है कि सब ही एक्यूमुलेटेड है, सब ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनयूज्ड है, तो उसको यूज करेंगे, उसको बांट लेंगे पार्टनर में, या फिर कंडीशन बताएंगे अभी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या हुआ, स्पेशल रिजर्व है, इसको बांटने के पहले आपको अवेयरनेस रखना होगा क्या वास्तव में कोई कॉम्पनसेशन क्लेम के रूप में तो नहीं आया है, क्लेम के रूप में तो एडमिट नहीं हुआ है, और अगर लिखा है क्वेश्चन में नो क्लेम तो पार्टनर्स आपस में क्या करेगा, बांट लेगा। फिर लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है आपने पैसा इन्वेस्ट किया आउटसाइड द बिजनेस। अब बिजनेस है तो आपका कंट्रोल नहीं है, उसमें बाहर इन्वेस्ट किए हो, तो अगर उस कंपनी में मान लो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है, किसी कारण से मार्केटिंग इन्फ्लुएंस होता है, या तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटता है या बढ़ता है, तो फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो जाए इन्वेस्टमेंट पे, तो लॉस को एडजस्ट करने के लिए, लॉस को फेस करने के लिए, क्योंकि लॉस का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े बिजनेस पे, उसके लिए एक फ्यूचर प्लान बनाता है। इसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएट करेगा उससे बचने के लिए वो कैसे बोलते हैं कि जब भूकंप आएगा तो भूकंप रोधी इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है, तो सेम चीज है ये, इन्वेस्टमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट मैकेनिज्म पे है। अगर कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया या क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंस हो गया है ना, तो उस पोजीशन में आपको जो शेयर में या इन्वेस्टमेंट में लॉसेस होगा, तो उस लॉस का आपके ट्रेड पे बैड इफेक्ट नहीं पड़े, उसके लिए एक स्पेशल फंड होता है, इसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो एक जो बता देंगे ना सब वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है, ये मल्टीपर्पज है, इसका कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन ये जो है स्पेसिफिक है, वर्कमैन कंपनसेशन पे करना है इसी से करना होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट जो भी लॉस होगा इसी से करना होगा। तो पहले बताएं कि ये सब क्या है, मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और लॉस भी हो सकता है, लॉस में लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, तो लॉस होगा। तो पहले का प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको आपको बिल्कुल खत्म कर देना है। तो देखो दो केसेस है, केस में क्या है, ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, कंडीशंस क्या क्या होता है, कंडीशन लिख रहे हैं, व्हेन क्लोज इट और व्हेन नॉट टू बी क्लोज। माने जो फंड है उसको या तो बांट लीजिए, तो बांट लेंगे, फंड कौन बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, जब बांट लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो कहां से बांटेंगे, तो वही लिखा है व्हेन क्लोज इट। जब क्लोज करेंगे इसको, तो इसको क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स, सारे रिजर्व को पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू all partners capital to transfer to existing partners capital in old ratio। ओल्ड रेशियो क्या करेंगे, इसको क्या लिखे, एक क्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर कहां करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो क्लोज हो जाएगा। जब नॉट टू क्लोज रहेगा तो यहाँ एक एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। In this case, an adjustment entry to be passed। जब क्लोज नहीं करना होगा तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। तो ये दो कंडीशन रहेगा। कंडीशन में पहला क्या बताएं, तो व्हेन क्लोज इट, जब इनको क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, बोले यार क्लोज नहीं करना है, फ्यूचर में क्लोज होगा, तो फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। वो क्या है, इन दिस केस एन एडजस्टमेंट एंट्री टू बी पास। तो ध्यान रखना ये ट्रीटमेंट कैसे होगा अभी बताएंगे, क्लोज होगा तो क्या होगा, क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, एक एक करके उठाएंगे। इसे बैलेंस ऑफ पीएल हो, इसे पीएल का ट्रीटमेंट होगा, वैसे जनरल रिजर्व का होगा, वैसे रिजनल रिजर्व का होगा, लेकिन इसका केस अलग होगा, स्पेशल रिजर्व का बताएंगे। लेकिन अभी दो ही केस होगा, व्हेन इट इज क्लोज, व्हेन क्लोज इट और व्हेन नॉट टू बी क्लोज। माने यू हैव टू मेंटेन इन द बुक्स एज बिफोर,
यानी करने का मतलब रिलेशन चेंज हुआ है, लेकिन बैलेंसेस को जैसे था वैसे ही रखना है फिर से अगेन बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब है कि परिवर्तन होने के बावजूद भी जो पहले का एक्यूमुलेटेड था उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो जैसे था वैसे ही रखना होगा। तो उस केसेस को बोलते हैं नॉट टू बी क्लोज, यानी इन दिस केस एन एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होगा ना, इन्फ्लुएंस जो होगा, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल में। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो भी प्रॉफिट लॉस था आपस में बांट लिया। यहाँ क्या है कि प्रॉफिट लॉस है, देख रहे हैं, लेकिन आज भी है और आगे भी रहेगा, फ्यूचर मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, कंटिन्यू मेंटेन रखना है, नो चेंज इन द बैलेंस शीट एंड योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज। तो इस केसेस में आपको एक एडजस्टमेंट पास करना होगा। ये तो हुआ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आपको हम प्रैक्टिकल बताते हैं कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट, इरेज कर रहे हैं सब, देखो ध्यान देना, जैसे मान लिखा रहेगा A and B are partner, जस्ट समझना partners, their profit and loss ratio is 3:2. Now their profit share ratio become 1:1। तो A एंड B जस्ट इलस्ट्रेशन एग्जांपल है और सेल्फ जनरेट एग्जांपल है कि A और B दोनों पार्टनर है, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 3:2। उसका रेशियो 3:2 था। अभी क्या, नाउ देयर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 1:2, 1:1 सॉरी। अभी जो है फर्म्स हैव बैलेंस ऑफ PL 50,000 एंड जनरल रिजर्व 20,000। और जिस दिन ये चेंज हुआ है ना, तो फर्म के पास बैलेंस ऑफ PL कितना है 50,000 और रिजर्व कितना है 20,000। तो ये कैसा प्रॉफिट हुआ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड। तो जब ये प्रॉफिट पास्ट का प्रॉफिट है, ये पहले का बचाया हुआ लाभ है, कितना रुपए 50,000, ये पहले का स्टोर किया हुआ प्रॉफिट कितना 20,000। तो इसको जब रिलेशन चेंज हो रहा है तो आपको क्या करोगे, तो पुराना पार्टनर बोलेगा ना भाई कि पहले का प्रॉफिट है, पहले का फंड है, आपस में बांट लेते हैं। तो बांटे किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो जब बांटेंगे तो इसको बोलते हैं क्लोज करना। क्या बोलते हैं, क्लोज। ऐसा कब करेंगे, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो अब नया टाइप का समझौता हुआ है, तो जो पुराना चीज था, पुराना समझौता हम क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो क्लोज जब करेंगे तो एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री क्या होगा, पहले PL है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना रुपया जनरली जब PL था 50,000 यहाँ लिखेंगे और इक्वल बांट देंगे 3:2 में। तो 30,000 यहाँ होगा और 20,000 यहाँ होगा। माने ये PL को क्या किया गया, बांट दिया गया। नेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, यानी अब अगर हम अकाउंट खोलेंगे, देखो खाता खोलते हैं PL का, प्लीज ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले कितना बैलेंस था 50,000, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, लेकिन बाय बैलेंस BD कितना 50,000। अब इसको क्लोज करेंगे, यानी 50,000 पहले से था तो पहले रेशियो में बांट दिए, यानी क्लोज करना। तो क्या एंट्री हुआ, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी 30,000 यहाँ 20,000 यहाँ, यानी ये भी 50, ये भी 50 हो गया, यानी यहाँ भी 50,000 हो गया, यहाँ भी 50,000 हो गया, माने क्लोज हो गया। कोई बैलेंस अब नहीं बचा जो CD लिख करके फिर BD लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज हो गया। उससे जनरल रिजर्व कितना है 20,000, तो जनरल रिजर्व को बांटेंगे, सेम ऐसा ही फिर इसको मिटाएंगे। ठीक है, ये फिर ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर जैसे दूसरा नंबर एंट्री है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल
टू 20 कैपिटल, कितना था 20,000, इसको बांट देंगे 3:2 में, तो 20,000 का 3/5, तो 5 चौक 20, 12,000 इसको मिलेगा और 8,000 इसको मिलेगा। तो इस तरह खाता खोलेंगे जनरल रिजर्व का। डेटा कॉलम खींच लें, नाम खींचे नहीं है, लेकिन बाय बैलेंस BD 20,000, दोनों बांट देंगे, एस कैपिटल और 2 20 कैपिटल, यहाँ 12,000 और यहाँ 8,000। कहने का हमारा मतलब है कि जब जैसा रिलेशन पहले का था, पास्ट रिलेशन 3:2, और उस समय का प्रॉफिट कितना था 50,000, रिजर्व करना था 20,000, तो इसको क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा होता भी है कि सर आज के बाद हम लोग का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, पहले 3:2 था, अब इक्वल हो रहे हैं, तो जो ऑलरेडी पहले का जनरेट किया हुआ भाई मेरे, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, क्लोज करना होगा ना, तो क्लोज करेंगे तो ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, बांट लेंगे। देखो पीएल का एंट्रीज हुआ, ये जनरल रिजर्व का हो गया। अगर ये लॉस होता है, डेबिट बैलेंस होता, पीएल डेबिट भी हो सकता है, तो उल्टा होता है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो ये बैलेंस यहाँ बैलेंस एबिलिटी लिखे, यहाँ ट्यूअल एबिलिटी होता, और फिर बाय एस कैपिटल बाय बी कैपिटल होता। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस को हम लोग राइट ऑफ कर लेते हैं, मैंने क्लोज कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये सिंपल हो गया। नहीं कभी कभी बोलता है कि आप हंसिए, लेकिन हंसी को शो मत कीजिए, उसको अंदर ही रखना है। मन आप लाफिंग मूड में हैं, लेकिन दांत बाहर नहीं आना चाहिए, चेहरे पे एक्सप्रेशन रहना चाहिए, आपको अंदर ही कैलकुलेट करना है। सेम चीज यहाँ पर है, रिलेशन चेंज हुआ है, पहले का प्रॉफिट भी है, लेकिन इसको बांटना नहीं है, उसको बुक में मेंटेन रखना है, लेकिन उसका इफेक्ट को आप लोग को एडजस्ट करना होगा कैपिटल के थ्रू, लेकिन उसको बिना छेड़छाड़ किए, तो उसको बोलते हैं नॉट टू बी क्लोज। जैसा है वैसा ही रहेगा। जब रिलेशन 3:2 था तो भी। अच्छा एक बात बताते हैं, अभी ए को कितना मिल रहा है, 30,000, इसमें कितना 20,000, हम खाली पीएल की बात कर रहे हैं। अगर यही भविष्य में बांटेगा तो कितना कितना मिलेगा अभी 50 को बांटा, ए को मिला 30,000, बी को मिला 20,000, कहानी खत्म हो गया, पीएल खत्म हो गया। लेकिन बोलेगा ना पीएल को मत बांटो अभी, तब तेरे को नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि जब भविष्य में बढ़ेगा तो भविष्य का रेशियो कितना है, इक्वल। तो ए को तो मिलेगा कितना 25,000, अब बी को कितना मिलेगा 25,000। उसी प्रॉफिट का जो पास्ट प्रॉफिट है, अगर फ्यूचर में जाके बांटेंगे तो ए को मिलेगा 25, बी को मिलेगा 25, तो बी को तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि बी रिजर्व करता है 20,000, मिलेगा कितना उसको 25,000, 5,000 अधिक मिलेगा, और ए को 5,000 क्या होगा, कम मिलेगा। तो ऐसा कभी भी ए स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन स्वीकारना है उसको तो बोलेगा एक एडजस्टमेंट करना होगा। तो क्या ठीक है, इसको भविष्य में बांटना, लेकिन भविष्य में उनको 5,000 का लॉस होगा, और लॉस तो मेरे को अभी दो अपने कैपिटल से। तो बी को फायदा हो रहा है, तो बी क्या करेगा, अभी अपने अकाउंट से 5,000 ट्रांसफर किसको करेगा, ए को। तो एंट्री होगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस। मेरे कहने का मतलब है कि अभी हम इसको बांटे थे तो 20,000, 30 और 20 बचा था, तो भविष्य में कितना होगा, तो अभी एंट्री करना पड़ेगा यहां पर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। इसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। कौन सा एंट्री बोलते हैं, एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री। यही एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं कि इन्फेक्शन नहीं हो। कहने का मतलब है कि 50 को अभी बांटते तो 30 और 20 मिलता, 30 और 20, लेकिन भविष्य बांटेंगे तो ए को मिलेगा 25, बी को मिलेगा 25, तो बी को 25 और 5,000 फायदा हो जाएगा। ठीक है, भविष्य में 5,000 फायदा होगा तो उसकी रेशियो बढ़ गया है लेकिन ये प्रॉफिट कब का है, पास का ना, तो अभी बी को 5,000 लाख देना पड़ेगा। तो बी करेंगे 5,000 डेबिट, यहाँ ए को करेंगे 5,000 क्रेडिट, और भविष्य में बटेगा ए और बी को, ए को मिलेगा 25,000 और बी को मिलेगा 25,000। मतलब बात समझना, फ्यूचर में तो ए को पहले कितना मिल चुका है 5,000, और भविष्य में जब भी कभी बटेगा कितना मिलेगा 25, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30,000। बी को भविष्य में कितना मिलेगा 25,000 क्रेडिट होगा, लेकिन अभी 5,000 डेबिट हो गया तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, तो कितना होगा 20,000। तो जब फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट आज ही कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे या सिंगल, लेकिन इस तरह का डायग्राम नहीं बनाना है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन से बोलता है, अगर क्वेश्चन में बोलेगा आपको
कि नॉट टू बी क्लोज, यानी इसको क्लोज नहीं करना है। तब क्या करेंगे? सबसे पहला बात स्टेप 1 में देखो क्या करेंगे, यानी क्लोज नहीं करना मतलब हुआ कि पीएल कितना था 50,000, जनरल रिजर्व कितना था 20,000, इसको बांटना नहीं है तो क्या सब मिला कितना हुआ 70,000। क्या हुआ? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको बांटने नहीं बोल रहा है, नॉट टू बी क्लोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 70,000 आज बढ़ता तो 3:2 में बटा था, जो पहले बांटे थे हम 30,000, 20,000, फिर 12,000, और देखो ना उस समय जब बांट देते थे तो ए को मिला था कितना 30,000 रिजर्व पीएल का, 12,000 रिजर्व का 42,000 रुपया, और बी को मिला था कितना 20,000 और प्लस 8,000 कितना 28,000, और इसे खाता में 42,000, इसे खाता में 28,000 मिला था। कब? जब बांट देंगे तब। लेकिन जब अभी नहीं बांटेंगे तो भविष्य में कितना कितना 70 का था, कितना मिलेगा 35,000 ए को मिलेगा, 35,000 बी को मिलेगा, कि भविष्य का प्रॉफिट रेशियो कितना है 1:1। तो यह सोचने वाली बात है कि ए का अधिकार उसमें 42,000 है, लेकिन भविष्य में बांटेगा तो कितना मिलेगा 70 का आधा 35, तो कितना घट रहा है 5,000, क्योंकि 42,000 में 37 तो मिलेगा, 35 का आधा 70 है, तो 7,000 घट रहेगा, तो 7,000 अभी ए को मिलेगा, वो कौन देगा? बी। तो ये होगा बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। लेकिन अब कैसे बनाएंगे इसको, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करना है आपको, क्यों देगा बी? क्योंकि बी का गेनिंग रेशियो हो रहा है, बी गेन कर रहा है। कैसे गेन कर रहा है? तो देखो लिखेंगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ए देखो, ए तो देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड था 3/5, 3/5, अभी कितना 1/2, तो निकला कितना 10, यहाँ 2, 3 या 6, यहाँ 5, 1/10 ये सेक्रीफाइस किया कौन? ए। माने ए अपना राइट लूज कर रहा है, कितना 1/10, भविष्य में उसको प्रॉफिट 1/10 कम मिलेगा, और ए जब सेक्रीफाइस है तो बी क्या करेगा? गेन करेगा। तो गेन का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस में क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। और गेन में क्या होगा? दो ही सेक्शन है। ए अगर गेन किया, ए अगर सेक्रीफाइस किया है तो बी क्या करेगा? गेन। तो न्यू रेशियो कितना 1/2, ओल्ड कितना था 2/5, 2/5 एलसीएम निकालेंगे 10 निकलेगा, यहाँ 5, यहाँ 4, 1/10। तो ये गेन किया है और ये सेक्रीफाइस किया है। तो जो सेक्रीफाइस करता है ना उसको कॉम्पनसेशन मिलता है। कितना प्रॉफिट बटने वाला था 70,000, आज न कल पार्टनर को ही बटेगा, यह समझना, लेकिन अभी तत्काल नहीं बांटना है और इसको बुक में मेंटेन करना है। तो भविष्य में ए को कितना नुकसान होगा? तो 1/10, यानी कितना निकालेंगे इसका 1/10? 7,000 रुपीज। हाँ, हम पूछते हैं 70,000 में 70 का निकालोगे तो इसका एंट्री होगी, इसका कौन गेन कर रहा है? बी। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, कितना रुपए? 7,000 और 7,000, यानी आज बी का खाता डेबिट कितना से हो गया 7,000 से, और ए का खाता कितना से क्रेडिट हुआ 7,000 से, यानी ए की पूंजी आज ही बढ़ गई 7,000, और जब भी से बटेगा 70,000 तो 35,000 ए को मिलेगा। तो उसमें एंट्री क्या करेंगे हम लोग? पीएल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू पीएल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फ्यूचर में किसको? 70,000 को, तो 35,000 ए को जाएगा, 35,000 बी को जाएगा। तो ए को कितना जाएगा भविष्य में 35,000, और आज चला गया कितना 7,000, तो 35,000 कितना? तो 42,000, और डिजर्व भी कितना करता हो 42,000, क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट था, उसका रेशियो ना चाहिए कितना 3:2। तो तुमको बताया थे पहले एंट्री चेक करना, एंट्री किया हुआ था जब पीएल को बांटे थे हम लोग, पीएल को बांट चुके थे तो लिखे थे पीएल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। पीएल 50,000, ए में 30,000, बी में 20,000, ए को 30,000 मिला, बी को 20,000 मिला। फिर जनरल रिजर्व को बांटे थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 लिखे थे, ए में लिखे थे 12,000, तो इसमें 8,000। तो जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा 12,000 है, और पीएल में हिस्सा कितना 30,000, 30 और 12 42,000 होता है, और उसका कितना था 20 और 8 28,000। तो ए का उसमें रियल में इस दोनों मिला करके ए का डिजर्व करता है 42,000 और बी डिजर्व होता है 28,000, लेकिन अभी तो बंटवारा किए नहीं। जब भविष्य में बंटवारा होगा तो फिर न्यू रेशियो में होगा, तो न्यू रेशियो में ए को 35,000 मिलेगा, बी को 35,000 मिलेगा, 70,000। तो ए को नुकसान हो रहा है ना, अब बी को फायदा हो रहा है। तो पहले इसलिए हमको निकालना होगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट के केस में।
तो सर बी को प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है। कौन सा प्रॉफिट? फ्यूचर प्रॉफिट नहीं, पास्ट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर में होगा, उस प्रॉफिट में मिलने वाला है। फ्यूचर का प्रॉफिट फ्यूचर में बांटेंगे तो कोई अलग बात है, 1:1 में बांटेंगे, लेकिन पास्ट प्रॉफिट को फ्यूचर में बांटेंगे तो उससे जिसको त्याग करने में नुकसान हुआ है उसको भाई साहब आज ही देना पड़ेगा। तो एंट्री करना होगा, एस कैपिटल क्रेडिट करना होगा, अब बी को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो एक एंट्री क्या होगा? बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। इसका मतलब हुआ कि इसको भी बांटे नहीं है, लेकिन जो उसका इन्फ्लुएंस होगा, जो उसका प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर्स में, उसको अभी क्या किया हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, मैंने एक एडजस्टमेंट किए, ये एडजस्टमेंट एंट्री हुआ। आई थिंक समझ गया होगा क्या बोलना चाह रही है। प्रॉफिट के केस में होगा, लॉस केस में जैसे उल्टा होता, कभी लॉस 70,000 है तो ए को लॉस देना पड़ेगा 42,000, बी को लॉस देना पड़ेगा 28,000। बोलेगा अभी लॉस मत बांटो, भविष्य बांटना, तो ए को लॉस कम पड़ेगा, तो ए बोलेगा ए को लॉस कम पड़ेगा तो बी को नुकसान हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट के केस में कुछ अलग एंट्री होगा, लॉस के केस में कुछ अलग होगा। याद रखना, प्रॉफिट के केस में जो गेन किया है यानी किसी का शेयर खरीदा है तो वो शेयर किसका था? ए का था। कितना का? 7,000, तो 7,000 इसको डेबिट हो जाएगा। तो कैसे निकाले 7,000? 110, 70,000 का निकाल लिया 110, 7,000 हुआ, ये 7,000 क्रेडिट हो गया। तो ये हुआ इसका एक क्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व हो, पीएल हो या रेवेन्यू रिजर्व हो, उसको इस तरह बांटेंगे। अब मेरा टॉपिक आता है कि वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व होगा तो कैसे बांटेंगे, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ए एंड बी बोथ आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट रेशियो इज 1:1, है ना। अभी जस्ट बताए थे रिजर्व के बारे में, पीएल के बारे में, यहाँ बता रहे वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व, दिस इज स्पेशल रिजर्व। अब यहाँ पर देखो कहता है कि इन लोग का रेशियो 1:1 था, इसके रेशियो कितना हो गया? न्यू रेशियो 3:2, यानी फ्यूचर्स में वो बांटे कैसे? 60-40, 3:2 का मतलब हो गया 60%, 40%। फर्म हैव द फॉलोइंग रिजर्व, ये रिजर्व्स हैं, जैसे 50,000 का रिजर्व है। कौन रिजर्व है? दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज नॉट जनरल, ये क्या? वर्कमैन कंपनसेशन। अब क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, एक क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, जो केसेस क्या रह सकता है? बोलेगा नो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम, क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो गुड न्यूज है, सबका सब क्या करेंगे? पार्टनर में क्या करेंगे? बांट देंगे, क्योंकि रखने से क्या फायदा है? कल भविष्य में तो अब नया रेशियो होना है ना, 3:2 हो गया, तो क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो क्या एंट्री होगा? वर्क मेन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसको पुराने रेशियो में बांट देंगे। कितना है? 50,000 यहाँ लिखेंगे और 25,000 क्या करेंगे? बांट देंगे। कहने का मतलब है कॉम्पनसेशन 50,000 रखे थे हम, लेकिन आज के डेट में कोई क्लेम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ रहेगा इंफॉर्मेशन, तो डिफरेंट केसेस है, लेकिन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लेम, कोई क्लेम है ही नहीं। इससे बड़ा सेलिब्रेटिंग और क्या सकता है? पार्टनर में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन या अकाउंट डेबिट या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वही 50,000 और 25,000 यहाँ, 25,000 यहाँ, यानी क्लोज कर देंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दो इन्फॉर्मेशन या फिर लिखा रहेगा नो क्लेम, यहां था कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं था, तो थिंक पॉजिटिव, यही मानेंगे कोई क्लेम नहीं है, बांट दिए। अब साफ लिखा हुआ कंफर्मेशन है कि कोई क्लेम है ही नहीं, तो भी एंट्री सेम होगा। यानी इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो भी फंड को बांट लेंगे, और क्लियर कर देगा कि नो क्लेम तो भी क्या करेंगे? बांट देंगे। तीसरा अगर रहेगा वर्कमैन क्लेम आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपया, तो क्या करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर इसको मिटाएंगे। कितना फंड मेरे पास है? 50,000, उसमें उम्मीद कितना होने का? 30,000, तो यहां पर लिखेंगे, फिर इसको क्रेडिट करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर वर्क मेन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा 50,000 लिखना, जितना था पूरा कितना? 50,000, और फिर इसमें क्लेम कितना है? इसमें कितना क्लेम का ऑर्डर मिला है? 30,000, तो लिखेंगे यहाँ पर टू वर्क मेन कंपनसेशन क्लेम आउटस्टैंडिंग, कितना? 30,000। तो 50 में 30 तो क्लेम हो गया, कितना बचेगा? 20,000, तो 20,000 पार्टनर में बांट देंगे। तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल,
इसी पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में कितना रुपया, 50 में 30 चला, 20,000 को 10,000 इसको बांट दिए, 10,000 इसको बांट दिए। यानी कहने का मतलब इसको खत्म करना है। पहला वाला फर्स्ट टू केस में क्या था, पूरा 50 को बांटे थे। इस केस में क्या लिखे हैं कि 50 में 30,000 क्लेम होने वाला है, तो लिखे क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन आउटस्टैंडिंग, या टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन लिख सकते हो। 30,000 आउटस्टैंडिंग आगे लगाओ या पीछे लगाओ, दिस इज योर लायबिलिटी। फिर जो बचा 50 में 30 चला गया, 20,000 बचा, ए में बांट दिया और बी में बांट दिया। नेक्स्ट यही होगा कि बीइंग आउटस्टैंडिंग क्लेम एक्सेप्टेड and balance of workman compensation reserve transferred to the partners capital in their old ratio, या transferred to the existing partners in their old ratio। यानी 50 में 30,000 क्लेम कंफर्म हो गया, कितना कंफर्म नहीं हुआ, 20,000। दिस इज योर बेनिफिट, इट शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा पार्टनर, एग्जिस्टिंग जो फर्म का पार्टनर में बैलेंस शीट में पार्टनर का नाम है, उसमें क्या करेंगे, बांट देंगे। तो पहला केस नो इन्फॉर्मेशन, दूसरा केस नो क्लेम, तीसरा केस क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आउटस्टैंडिंग कितना, 30,000। और सपोज 30 की जगह 50,000 होता तो पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचता मेरे भाई, यहां पर कुछ नहीं लिखते, यहां सीधा क्या लिख देते, 50,000। यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आउटस्टैंडिंग, 50-50, एक पैसा ही पार्टनर में नहीं बढ़ता। चौथा केस मान लो यहां पर 60,000 हो जाता, क्लेम 60,000 है, तो क्या करते हैं यहां पर, तो यहां 50 दो क्या लिखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 था, तो लिखते हैं यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आउटस्टैंडिंग कितना रुपया, 60,000। 10,000 लॉस हुआ है, उसको ट्रांसफर करते हम लोग जानते हो कहाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना रुपया, 10,000। जब जब रीअसेसमेंट होता है लायबिलिटीज का, तो दो ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सर यहाँ लॉस हो गया क्योंकि हमने फिक्स किया था 50,000 रुपया का एक्सपेक्टेशन था, कितना हो गया, 60,000, 10,000 रुपया लॉस हो गया, तो लॉस को ट्रांसफर कर देंगे 10,000 यहाँ, और फिर इसको फिर पार्टनर में बांट देंगे, तो फिर एंट्री होगा A's capital account debit, B's capital account debit to revaluation। यहां लिखेंगे 10,000 और 5,000 यहां, और 5,000 यहां, क्या करेगा, बांट लेगा। तो सेम चीज है, ये देखो ना, ये कट जाएगा, तो फिर क्या एंट्री होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो 5 ढंग से बताए कि जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधा का सब गुड न्यूज मान के पार्टनर में बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट पास्ट का ही है। अगर बोले और कंफर्म कर देगा नो क्लेम, तो भी बांट देंगे। एक में था इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो थिंक पॉजिटिव, पार्टनर बांट दिए, एक जगह क्लियर कर दिया नो क्लेम, तो फिर पार्टनर बांट देंगे। एक जगह लिखा क्लेम 30,000 है, यानी अंडर है, 50 के अंडर, तो 20,000 फायदा हो गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 लिखे टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000, 20,000 को पार्टनर में क्या किया, बांट लिए। फिर बताएं जितना फंड है उतने के बराबर क्लेम है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपली एंट्री कर दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन आउटस्टैंडिंग, या टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन कितना, 50,000, नो सरप्लस, नो डेफिसिट। लेकिन नेक्स्ट केस था, अगर वो 60,000 हो जाता तो 10,000 की डिफिशिएंसी होती, इट शुड बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ नहीं, नॉमिनल अकाउंट में लॉस हुआ, फिर इसको फिर पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे, तो पार्टनर की पूंजी क्या होगा, डिब्यूट हो जाएगा। लेकिन सारा काम किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ये हुआ ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेम ऐसा ही है इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर लिखा रहेगा यहां पर, ये बैलेंस शीट का लायबिलिटीज पक्ष है, मान लो यहां लिखा रहेगा वर्क लायबिलिटीज पक्ष में, ये बैलेंस शीट है, इधर एसेट है, यहां लिखा रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वहां लिखा हुआ 15,000 रुपया, और यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 50,000। यानी मान लो ये आप शेयर में पैसा लगाए 50,000 का, लेकिन आपको डाउट है कि इसका प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है, तो कितना रिजर्व मान के चलो तुम, 15,000, ठीक है। तो ये मेरा एसेट्स है, अगर कल इसका मूल्य घटेगा तो लॉस को पहले इससे एडजस्ट करेंगे, लॉस इससे ज्यादा हो गया तो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। सपोज लिखा रहेगा केस नंबर 1, यहां बना रहे हो, इधर आंसर बना देंगे। देखो कंडीशन रहेगा यहां पर, नंबर 1 केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया। कहने का मतलब
बुक वैल्यू कितना 50,000, मार्केट वैल्यू भी कितना 50,000, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये प्रॉफिट पार्टनर में क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक पैसा भी लॉस नहीं हुआ, कितना था 50,000 और मार्केट वैल्यू भी कितना 50,000, तो ये पैसा बच गया ना जी, उसको ट्रांसफर कर दें कैसे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ओल्ड रेशियो में क्या था, ओल्ड रेशियो 1:1, तो जितना था 15 यहाँ लिखते, 7.5 यहाँ, 7.5 यहाँ, और इसको क्लोज कर लेते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 और दोनों में बांट देते ए और बी में। दूसरा केस था, केस नंबर 2 में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपया, तो मेरा था कितने का 50,000 का, तो यहाँ क्या करते, ध्यान से देखना, फिर क्या करते हैं, यहाँ लिखते 15,000 और कितना संपत्ति का मूल्य 40,000, लॉस कितना हुआ 10,000, तो यहाँ लिखते टू इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कितना हुआ 10,000, कितना बच गया 5,000, पार्टनर में बांट देते, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 5,000 यहाँ 5,000 यहाँ। तो कहने का मतलब पहला केस में बताया था कि 50,000 था, नो प्रॉफिट नो लॉस, पूरा 15 को पार्टनर बांट दिया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेट कितना है 40,000 है, घट गया, बोलो ना, तो घट गया तो कितना लॉस हुआ 10,000। सपोज यहां पर होता थर्ड नंबर केस में कि मार्केट वैल्यू हो जाता 30,000 रुपया, तब क्या करते, तब देखो क्या करते, देखो सेम चीज है, आप रखे थे 15,000 और लॉस 50 से 30 है, 20,000 लॉस हो गया, तो पहले इसको डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया, सॉरी 15,000 है, 15,000 लिखेंगे, और देखो तो 50 का वैल्यू कितना 30,000, लॉस कितना होगा 20,000, तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट कितना 20,000, तो क्रेडिट डेबिट 15,000 के नाम पे और लॉस कितना हो गया 20,000, तो जो 5,000 लॉस हो उसका नाम लिखेंगे री वैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपया 5,000, और फिर इसको बांट देंगे पार्टनर में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू री वैल्यूएशन, यहाँ पर 5,000 लिखेंगे, 2,500 इसमें 2,500 इसमें, यानी अच्छा बुरा जो भी होगा प्रभाव पड़ेगा पार्टनर के खाते में। पर देखना यहाँ 50 था, मार्केट वैल्यू कितना 30, तो सर लॉस तो 20,000 हो गया ना, मेंटली प्रिपेयर्ड कितना करते 15,000 करते, पहले 15,000 यहाँ लिखे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 और टू इन्वेस्टमेंट 20,000, लॉस कितना हो गया 5,000, लॉस यहाँ ट्रांसफर कर दिए, अब इस लॉस को पार्टनर में क्या किए बांट दिए, क्योंकि रिवोल्यूशन ओपन हुआ तो फिर क्लोज भी करना होगा, तो एंट्री हो गया। सपोज एक अच्छा से सोचो, अगर इसका दाम 60,000 हो जाता, यानी यहाँ 50,000 है, मूल्य कितना है 60,000, तो देखो क्या करते, इन्वेस्टमेंट रिजर्व को पूरा बांट देते पार्टनर में, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कितना रुपया, इसका तो यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दाम बढ़ गया 60,000 हो गया, तो इसको बांट देते कितना कितना 15,000 लिखते यहाँ पर, 7.5 यहाँ और 7.5 यहाँ, और 50 से कितना हो गया 60, 10,000 बढ़ गया, तो चल जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट, तो इसका एंट्री होता इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपया 10, 50 था, वैल्यू कितना हुआ 60,000, अगर इसका यूज ही नहीं हुआ सीधा पार्टनर में बांट देंगे, और जो फायदा हुआ कहाँ चला गया रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया, ठीक है। अब इसको पार्टनर में बांट देंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो फिर 10,000 को बांट देंगे 5,000 और 5,000 में। बस बात समझना कि ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा है, इसमें जो भी लॉस होगा, तो यार लॉस नहीं होगा तो सीधा पार्टनर में बांट देंगे, तो कंपेयर करना इसका बुक वैल्यू एंड जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है इट्स श्योर बुक वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, और इसका मार्केट से कंपेयर करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये तो बच गया पैसा, तो पार्टनर में बांट देंगे, और जो ज्यादा हुआ है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन में। तो जब प्रॉफिट होगा
तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है और इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, डेबिट। पहले 50 था डेबिट और फिर 10 डेबिट हो गया, तो अब जो बैलेंस बनाएंगे वहाँ कितना लिखेंगे, 60,000। तो क्या क्रेडिट हो गया रीवैल्यूएशन, इस प्रॉफिट को फिर पार्टनर क्या किया, बांट लिया। तो ये 15 ही बांट लिया और 10 जो फायदा वो भी बांट लिया। तो इसका उल्टा बताया था कि 50 की जगह पर 30 हो जाता तो 50 15 यहाँ लिखते हैं, लॉस कितना हो, 20,000 हो गया, तो रीवैल्यूएशन डेबिट करते जिसके पहले एंट्री बताए हम, और फिर लॉस जो होता 5,000 रुपये, पार्टनर में क्या करता, पूंजी घट जाता। तो यही है इसका इन्वेस्टमेंट रिजर्व की कहानी। ठीक है, देख लो बढ़िया से, जैसे एग्जांपल है, बुक से बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। और एक टॉपिक देखो, बार बार एक वर्ड आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। इसी को बोलते हैं हम लोग पीएल एडजस्टमेंट। जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उस पर्टिकुलर डेट को जो फर्म का बैलेंस शीट है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी जब भी बोलते हैं हम, इसका मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, पार्टनर्स का कैपिटल और प्रॉफिट नहीं। जितना भी आउटसाइड लायबिलिटीज है, क्रेडिटर है, डेब्ट है, लोन है, ये सब आउटसाइड का लगेगा। जितना भी एसेट्स है उस सबका मार्केट से कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब बुक में जो संपत्ति का वैल्यू है उसका हम लोग मार्केट से कंपेयर करेंगे। अगर प्राइस में चेंज आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन। यानी एसेट्स शोन इन योर बैलेंस शीट एज पर बुक वैल्यू और मस्ट बी कंपेयर विथ मार्केट प्राइस। अगर दोनों का प्राइस सेम है तो नो नीड टू ओपन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अगर वैल्यू चेंज हो रहा है ना, आपके बुक में कुछ और है और मार्केट में कुछ और है, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे रीवैल्यूएशन से अकाउंट खोलना होगा और दिखाना होगा कि एसेट्स का मूल्य घटा है या बढ़ा है। तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये प्रॉफिट होगा, ये संपत्ति से लैंड 1 लाख का बुक में है, मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपया है, यानी मार्केट में 1.5 लाख और आप लिखे कितना 1 लाख है, इसका मतलब है सर कि आप अंडर वैल्यू दिखाए हैं। तो आपको क्या करना होगा, लैंड को फिर डेबिट करना होगा और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना होगा। तो जब जब प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और एसेट्स क्या होगा, डेबिट होगा। अगर उल्टा होता है कि लैंड 1 लाख का बुक में है, मार्केट में 60,000 है, तो 40,000 लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और बिल्डिंग को क्या करेंगे, लैंड को क्रेडिट करेंगे। यानी कहने का मतलब है जब जब प्रॉफिट होगा ये क्रेडिट होगा और आइटम डेबिट होगा, जब जब लॉस होगा तो ये डेबिट होगा और आइटम क्रेडिट होगा। तो जब एसेट्स का मूल्यांकन करेंगे तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, और लायबिलिटीज का मूल्यांकन करेंगे इसको बोलते हैं रीअसेसमेंट। तो कुछ भी होगा, लायबिलिटीज का जब हम लोग कंपेयर डिटर्मिनेशन करेंगे, जिसका पैसा बकाया उसके साथ जब हम लोग बातचीत करेंगे, सेटलमेंट होगा, तो लायबिलिटीज या तो बढ़ेगा या क्या हो, घटेगा। तो लायबिलिटीज का बढ़ना आपके लॉस है, लायबिलिटीज का घटना आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो जब जब प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और आइटम क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका अकाउंट जो बनाओगे, दूसरा नाम क्या है इसका, पीएल एडजस्टमेंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स का मूल्य घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स। लैंड का वैल्यू घट गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, मशीन का घटा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। जैसे एक फॉर्मेट है ये, और अगर बढ़ेगा तो यहां लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स का मूल्य बढ़ा तो क्रेडिट में कितना से बढ़ा, मान लो बोले कि मशीन 50,000 का बुक में है, मार्केट में 60,000 है, तो 10,000 फायदा हुआ तो बाय मशीनरी लिखेंगे यहाँ पर 10,000 रुपये। उल्टा होता है कि बुक में 50,000 है, मार्केट में 40,000 है, तो लिखना टू मशीनरी कितना, 10,000 रुपये। जितना लॉसेज हुआ उसकी तो एसेट्स का बात हुआ, उसका लायबिलिटीज का होगा। अगर लायबिलिटीज का मूल्य घटता है तो फायदा है। कोई क्रेडिटर 50 का था, बोला मिस्टर पंकज आप 45 ही देना, तो 5,000 मेरे को तो फायदा होगा। यहाँ लिखेंगे बाय डिक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। तो गेन हो गया, ये भी गेन होगा, एसेट बढ़ना। ये क्या होगा, लॉस। उल्टा होता इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, तो ये भी लॉस होता। तो इंक्रीजिंग वर्ड तभी यूज करेंगे जो पहले से था और क्या हुआ, बढ़ गया। कभी कभी घट जाएगा, जो पहले था घट गया तो गेन हो गया, और बढ़ गया तो क्या हो, लॉस। लायबिलिटीज के बारे में एसेट्स में उल्टा होता है, एसेट से बढ़ेगा तो गेन, घटेगा तो लॉस। अब रहता है कभी कभी कुछ ऐसे लायबिलिटीज होते हैं ना जो ध्यान रखना, जो बुक में बैलेंस में शो नहीं है।
लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस समय रेज्ड हो गया। होता है कभी कभी कि कस्टमर के साथ डिस्कस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, कंज्यूमर फोरम में, अचानक हम केस लूज कर गए, वहाँ से ऑर्डर आया कि आपको पे करना है। तो ऐसा लाइबिलिटी जो कल तक कंटीजेंट था अचानक हो गया, तो लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा मेरा। लाइबिलिटीज का बढ़ना, एक होता है कि पहले से था वो बढ़ गया, एक था कि सर पहले से था ही नहीं, रैंडम जनरेट हो गया, तो ये भी आपके लॉस ही होगा। तो लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, मतलब अब नाउ रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड कर लेंगे, कल तक ये रिकॉर्ड नहीं था। तो क्या लिखे यहाँ पर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। दोनों में क्या अंतर है, इंक्रीजिंग का मतलब पहले से था वो बढ़ गया, ये पहले से नहीं था, बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड एंड इट विल बी डिजॉनर्ड। तो अभी डिस्काउंट कराया, मेरा एसेट था यार, जब वो डिजॉनर्ड हो जाएगा तो मेरे लिए क्लेम हो जाएगा, तो मेरी लाइबिलिटीज क्या होगा, बढ़ जाएगा। उल्टा होता है, कोई एसेट्स जो कल तक मेरी नथिंग था अचानक मेरे फेवर में आ गया तो एसेट बढ़ गया, तो बढ़ना नहीं बोलेंगे वहां पर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बट नाउ रिकॉर्ड। तो लाइबिलिटी का जस्ट यहां लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये भी गेन होगा। तो जो भी गेन होगा यहां लिखेंगे, और फिर डिफरेंस जो निकलेगा यहां निकलेगा द प्रॉफिट, इसको एक पार्टनर में बांट देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, चाहे ए बी में, और लॉस होगा तो यहाँ लॉस, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, दो में से कुछ यही होगा। लेकिन याद रखना ये कब बनता है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा और एसेट्स का रीवैल्यूएशन होगा और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट होगा, तो उस पोजीशन में ये बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल बना के दिखाएंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैसे क्लोज करेंगे, और अगर नहीं क्लोज करना होगा तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो लेंथी सब्जेक्ट चैप्टर, थोड़ा सा एक चैप्टर में टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होगा, तुम भी खुद वीडियो देख के बोर हो जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा करके बना के दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, अभी तो बेसिकली बताया, नेक्स्ट क्लास में कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट होता है, और कभी कभी बोलेगा कि नहीं पुराना वैल्यू ही लिखिए, तो कैसे आप सिंगल एंट्री पास करोगे उसके बारे में बताएंगे। ओके, गुड नाइट।